आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल में ज्वालापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नथु सिंह से चुनावी दंगल का प्रोग्राम देखिए भारत का लोकतंत्र न्यूज चैनल में हमारे सहयोगी नफीस खान के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस खान। भारत के लोकतंत्र पर आज की खास प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नथु सिंह मौजूद है। 2022 के चुनावी दंगल में आज इनसे विषय चर्चाएं करेंगे। इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है उत्तराखंड में, और अगर बात कर ले ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वे खुद एक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं इस सीट से लेकर। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को जो सीधी स्क्रीन पर तस्वीरें लाएंगे, और आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनावी दंगल में क्या माहौल कांग्रेस बनाने जा रही है, और फिर इस बार कांग्रेस की सरकार क्या उत्तराखंड में बन पाएगी या नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लोकतंत्र आपके न्यूज़ चैनल आपके बीच पहुंचा है, और आज के खास प्रोग्राम में चुनावी दंगल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के। मैं नथु सिंह अपनी ओर से सभी को नमस्कार। आज जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जी, सभी पार्टियां निरंतर आप लोगों के बीच में आप लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में अपील भी करने पहुंचेंगी, और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आप लोगों से ये अवगत कराना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत गंभीर है आने वाले आगामी 2022 के चुनाव के लिए उत्तराखंड में। और उन्होंने जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने परिवर्तन के माध्यम से जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल पेट्रोल के दाम चरम सीमा पर हैं, यहाँ के मजदूर भी बेरोजगार हैं, और किसानों का तो उन्होंने बद से बदतर हालात पैदा कर दिए हैं सरकार ने। क्योंकि जिस वर्ग की तरफ भी आप ध्यान दें, जो उनके चुनावी मुद्दे थे, चुनावी एजेंडे थे, भारतीय जनता पार्टी देश से लेकर प्रदेश तक उन तमाम एजेंडों पर फेल हुई है। और उसी परिवर्तन को लेकर जो जनता एक परिवर्तन चाहती है, माननीय हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, दीपिका पांडे जी, जितने तमाम हमारे यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश के तमाम सम्मानित नेतागण हैं, उन्होंने परिवर्तन के इस माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर एक जन अभियान चलाकर जो लोगों से एक परिवर्तन की जो उन्होंने उम्मीद रखी थी, जनता ने भरपूर सहयोग देकर उस परिवर्तन की लहर में एक भूमिका निभाने का काम किया, और उस आक्रोश को लाने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए झूठे वादे, जो जुमलेबाजी के माध्यम से उन्होंने लोगों को गुमराह किया था। उस कारण जनता अब जागरूक हुई है, और जनता ने मन बनाने का काम किया है कि ऐसे झूठे वादे करने वाली सरकार को हम लोगों को उठाकर बाहर फेंकना है। और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने यहाँ पर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तमाम जो रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ 70 सालों के अंदर, और विशेष तौर पर चूँकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं भी 27 विधानसभा ज्वालापुर से यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा इस माध्यम से इस
उत्तराखंड में विशेष तौर पर ज्वालापुर विधानसभा की मैं बात करना चाहूँगा। इससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के यहाँ पर विधायक रहे हैं, और विशेष तौर पर जो विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, यहाँ पर लोगों में उनके प्रति बहुत आक्रोश है। चूँकि उन्होंने एक लोगों से जो वायदे किए थे, यहाँ क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा, लेकिन जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि बरसात के टाइम में जो यहाँ पर लोगों को यहाँ रास्तों की जो दुर्गति देखने को मिली, चाहे वो यहाँ से सहदेवपुर से बोडा हेड़ी या उधर लक्सर का रास्ता हो, चाहे आपका धनौरी से चाहे बुग्गावाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता हो, हज़ारा गरंट का रास्ता हो, यहाँ पर कोटा मुरादनगर का पुल का निर्माण हो जो माननीय रावत जी के उसमें पेंडिंग पड़ा था, या यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हो या रोजगार से संबंधित हो। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो वन ग्राम थे, उन लोगों से जो उन्होंने आश्वासन किया था कि उन्हें राजस्व ग्राम में लाने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे विधायक रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच न जाकर केवल अपनी धन संपत्ति अर्जित करने का काम किया और लोगों से झूठे वादे करने का काम किया। इस नज़रिए से आज जनता ये मन बना चुकी है कि ऐसे लोगों से निजात पाने के लिए, इस सरकार से निजात पाने के लिए लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और वो परिवर्तन की लहर उत्तराखंड के अंदर से चलकर जनपद हरिद्वार और 27 विधानसभा ज्वालापुर तक भी पहुंच गई है। और निश्चित तौर पर इस ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर जाने का काम होगा, क्योंकि जनता कांग्रेस को चाहती है और माननीय हरीश रावत जी को इस सूबे का, इस प्रदेश का मुखिया बनाने के लिए उन्होंने एक संकल्प लेने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस सूबे में यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी होंगे। और मैं अहम बात ये भी करना चाहूँगा, चूँकि जहाँ पर रोजगारी की बात आई थी, चूँकि हमारा ये औद्योगिक क्षेत्र माननीय ND तिवारी जी जो हरिद्वार जनपद में जो उन्होंने यहाँ पर सिडकुल जैसे एक ऐसी सिडकुल की स्थापना की, उन बेरोजगारों को, जो यहाँ पर बेरोजगार हमारे नौजवान बच्चे थे, उन्हें रोजगार देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में नोटबंदी और GST को लाकर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि जो लोग ये कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, तो साथियों यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर रोजगार देने की बात तो दूर की बात, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने उस कांग्रेस के द्वारा दिए हुए रोजगार को भी छीनने का काम किया। सिडकुल में नोटबंदी GST के माध्यम से तमाम छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर बंद हुए और लोग आज बेरोजगार फिर रहे हैं। चूँकि हरिद्वार यहाँ पर भारत रत्न BHEL है, और भारत रत्न BHEL चूँकि कांग्रेस के टाइम में स्थापित हुआ था, इस क्षेत्र का विकास हुआ, हरिद्वार का विकास हुआ, यहाँ पर जनता में खुशहाली की लहर दौड़ी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सिडकुल के साथ साथ भारत रत्न जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सेंट्रल फाउंडी फॉर मजदूर यूनियन है, उसको भी खतरा मंडरा रहा है, उसे भी शेयर के माध्यम से उसका भी निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। रेलवे का निजीकरण हुआ है, शिक्षा का निजीकरण हुआ है, और यहाँ के जो लोग थे वो बेरोजगार हुए हैं। शिक्षा इतने स्तर पर यहाँ पर निजीकरण के माध्यम से पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो यहाँ पर विद्यालय स्थापित किए गए थे, एक समानता थी, लोगों को, अपने गरीब आदमियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन आज शिक्षा का निजीकरण होकर आज इतना ज़बरदस्त बोझ उन गरीब लोगों पर पड़ने का काम हुआ है जो लोग गरीबी रेखा या उससे थोड़ा ऊपर थे। विशेष तौर पर जो मध्यम वर्ग के लोग थे, आज उस निजीकरण के माध्यम से, शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर एक व्यवस्था दी थी, यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का काम किया था कि चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का निजीकरण करके उन लोगों को भी यहाँ पर पीछे धकेलने का काम किया है। और मैं चूँकि दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से, उनका एक ही नारा रहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर
सबसे ज़्यादा जोर इस वर्ग को इसलिए दिए थी कि यहाँ पर जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो लोग यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्हें अगर रिजर्वेशन आरक्षण के माध्यम से शिक्षा में उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार आरक्षण का देने का काम किया था। लेकिन चूंकि शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, और जो बाबा साहब की एक सोच थी, उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर वो वर्ग जो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चों के उत्थान के लिए, अपने परिवार के लिए एक मौका मिलने का काम होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये निजीकरण करके तमाम उद्योगों का, या तमाम जो हमारे चाहे रेलवे हों, जो कांग्रेस पार्टी के समय में जो यहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या तमाम उनके बाद में जो भी हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया था कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन निजीकरण के माध्यम से उन तमाम लोगों के ऊपर संकट आज पैदा हो गया है, जो अपने बच्चों को अपने पेट पर पट्टी बांधकर, पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि रोज़गार की व्यवस्था ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैं आज आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसी भ्रष्ट सरकारों को, जो ना तो किसान की हितैषी है, ना मजदूर की हितैषी है, ना उन तमाम लोगों की हितैषी है जिन लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस आशय से, इस मकसद से, चूँकि उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जो काला धन विदेशों में पड़ा है, उस काले धन को लाकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करेंगे। 15-15 लाख डालकर लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसे जुमला करार देने का काम किया। और आज मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ पर दो लोग, जो यहाँ पर जिनका यहाँ पर प्रभाव है, दो लोग की सरकार चल रही है इस देश के अंदर, वो दो लोग बेचने वाले लोग हैं और वही दो लोग खरीदने वाले लोग हैं। कि यही वो सरकार है जो पूंजीपतियों की सरकार है, जो पूंजीवादी सरकार है, जो नहीं चाहती कि यहाँ पर आम आदमी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो, उनका भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि साथियों, निजीकरण के माध्यम से ये फिर मालिक की इच्छा होती है कि वो रोजगार किस स्तर तक दे, कितना दें, क्या नहीं दे। लेकिन ये व्यवस्था कानून के अंदर बाबा साहब ने देकर गए थे, लेकिन उसे भी तोड़ने मरोड़ने का, उस संविधान के ऊपर भी आज संकट पैदा हो गया है। और जब किसी देश के संविधान पर संकट पैदा होता है तो शायद वो देश सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए लोग ये चाहते हैं, विशेष तौर पर वो दबे कुचले समाज के लोग, जिन लोगों के साथ में शुरू से अन्याय और अत्याचार हुआ, तो वो लोग ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चूँकि आज उन जुमलेबाजों की सरकार ने, जो हिंदुत्व के नाम पर, चूँकि यहाँ पर बाबा साहब के दिए संविधान के बदौलत, चाहे यहाँ पर किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, चूँकि यहाँ पर सिख, यहाँ पर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, जो एक नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस संविधान में वो व्यवस्था दी गई थी, उस संविधान को तोड़ने का काम हिंदुत्व के नाम पर कर रहे हैं। चूँकि मैं दलित समाज से ताल्लुक़ रखता है, मैं भी हिंदू धर्म को मानने वाला लोग हूँ, मेरी भी अंदर आस्था राम के मानने की है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ चंद लोग ही क्या इस धर्म के ठेकेदार हो गए हैं या इस धर्म को मानने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था दी थी, जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान था, जो उसमें व्यवस्था दी गई थी, उसे संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, उस संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जागरूक साथी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मौजूद है, तो बाबा साहब के दिए संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सबसे अहम लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि 2022 का जो महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जवालापुर विधानसभा एक ऐसी सुरक्षित सीट है जहां वो पहले से ही ऐतिहासिक, जब से उत्तराखंड बना है, वो ऐसी सीट होती आई है, पर उस पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। पर इस बार 2022 में वो क्या रंग खिलाने जा रही है, जनता वहां की क्या चाह रही है? इस बार वो परिवर्तन की ओर चल पड़ी है, वहां पर जनता इस बार बदलाव चाह रही है, कांग्रेस की लहर है उस सीट पर। इस सीट पर लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक ज्वालापुर विधानसभा का सवाल है,
चूँकि ज्वालापुर विधानसभा में जो हमारे वर्तमान में एक विधायक हैं, चूँकि मैं किसी के चरित्र पर तो नहीं जाने के काम करता, लेकिन जो वर्तमान में जो घटना घटित हुई है, उन्होंने जो घिनौनी हरकतें यहाँ पर हुई हैं, चूँकि कोई ना कोई कारण तो ज़रूर हुआ होगा। चूँकि उन्होंने क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आकर कोई चीज़ देखने का काम नहीं किया, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, चाहे यहाँ पर सड़क से संबंधित कार्य हो, चाहे यहाँ पर पुलों से संबंधित कार्य हो, या यहाँ पर तमाम वो बच्चों को रोजगार की बात हो, या यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं। चूँकि ये दो तरीके का क्षेत्र इस ज्वालापुर विधानसभा का है, एक तराई का क्षेत्र है, एक घाट का क्षेत्र है। क्योंकि तराई के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो व्यवस्था जोरासी जबरदस्तपुर की, जो माननीय हरीश रावत जी ने एक पुल का निर्माण किया था, आज अगर उस तरह के उन हालात को आप लोग देखें, तो जहाँ पर बच्चों को चलने के लिए, लोगों को चलने के लिए वहाँ पर रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, तो आप ये अनुभव लगा पाएंगे कि 5 साल के अंदर जो विधायक निधि विधायक के द्वारा दी गई है, उस विधायक निधि का भी सदुपयोग नहीं हो पाया है। रास्तों की बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल स्थिति है, रोजगार की बदहाल स्थिति है। जो हमारे जो ये घाट का क्षेत्र है, वहाँ पर कई ग्राम हैं, जो वहाँ पर वन ग्राम है, वहाँ पर आज भी वो लोग कहते हैं कि हम आज गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें आज भी वहाँ पर जो राजा जी इंटरनेशनल पार्क है, वहाँ पर जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्हें उनकी गुलामी में वहाँ पर सांस लेने के लिए भी आज वो लोग वंचित हैं। इन तमाम चीज़ों को, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई है, उसमें भी जगह जगह पर इस तरह की व्यवस्थाएं घोटाले हुए। चूँकि यहाँ पर इससे पहले कोरोना का प्रभाव रहा, यहाँ पर कोरोना के माध्यम से लोगों को, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम कर। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।